प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हमारा टॉपिक है कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, कल हमने किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तक, उसके आगे का आज हम करेंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमने ये देखा था कि जो मोस्टली रेज है वो बिना किसी डेविएशन के डायरेक्ट एटम में से निकल के चली जा रही है, गोल्ड फॉइल में से। तो उससे क्या प्रूफ होता है? ए लार्ज एम्प्टी स्पेस, a large empty space is present between the एटम के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है, तभी तो उसमें से अल्फा रेज क्या है, बाहर निकल के चली गई है। सेकंड कंक्लूजन ये था कि कुछ एक रेज ऐसे भी थी जो टकरा के वापस मुड़ गई स्मॉल एंगल से। तो उससे क्या प्रूफ होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, द अल्फा पार्टिकल्स वर दोज alpha particles were those which pass very close to positive body, which passes very close to positive body. That's why they deflected. कि भाई उनके पास में कोई पॉजिटिव बॉडी है, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट होते हैं। दैट्स वाई दे डिफ्लेक्टेड, दैट्स वाई दे डिफ्लेक्टेड। ठीक है, और इसके पास थर्ड पॉइंट है इसका, ए स्मॉल heavy positively charged body, a small heavy positively charged body present within the atom, present within the atom called, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन आपके कंक्लूजन हुए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, कि एक लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द एटम। अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं जो पास करते हैं वेरी क्लोज टू पॉजिटिव बॉडी, दैट्स व्हाई दे डिफ्लेक्टेड। और एक स्मॉल एंड हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट होती है विद इन द एटम, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा आगे न्यूक्लियस क्या होता है। What is nucleus? तो nucleus is very small in size, very small in size, carry positive charge, carry positive charge, and entire mass of atom is concentrated in it, and entire mass of atom is concentrated in it. इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साथ में ना बेटा इसको प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्लेनेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल यहाँ पे की न्यूक्लियस की। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? तो देखिए इसकी लिमिटेशन क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज limitation of
Rutherford's model of atom. लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की क्या क्या इसके मॉडल में कमियां रहेगी वो आप देखिए। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है इट डज नॉट एक्सप्लेन, साथ साथ आप लोग नोट्स बना लिया करो बेटा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड पॉइंट, it was unable to describe the distribution of electron, to describe the distribution of electrons and energy of electron, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एटम में और कितनी उनकी एनर्जी होगी, इस बारे में ये बात नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट है इट वाज अनेबल to explain the line spectra of elements. It was unable to explain the line spectra of a element. तो ये तीन उसकी मेन कमियां थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। ये कमियां थी, तभी तो नेक्स्ट आपका मॉडल आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा ये तीन आपकी इसमें कमियां थी, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको लेना है तो। फिर इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, एक नोट आप यहाँ पे डाल लें। और नोट क्या है कि जो डायमीटर ऑफ एटम है, वन मिनट, तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, डायमीटर ऑफ एटम is 1 lakh times than the diameter of न्यूक्लियस, देन द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये कहेंगे हम, देखिए कि जो डायमीटर है एटम का डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, एटम का डायमीटर है 10 की पावर -8 डिवाइड बाय न्यूक्लियस का डायमीटर 10 की पावर -13। ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। और सेकंड पॉइंट, जो वॉल्यूम ऑफ एटम है इज अबाउट 10 की पावर 15 टाइम्स
then वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ एटम होती है 10⁻⁻8 क्यूब, ए क्यूब होगा ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13 और इसका क्यूब। तो आपको पता है 10⁻⁻8 का क्यूब है, तो पावर क्या होगी, मल्टी ऐड होगी ना यहाँ पे, तो 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 10⁻⁻39। तो ये कितना बच गया, ये ऊपर जाके प्लस का 39 हो जाएगा और माइनस का 24, तो ये बच जाएगा 10 की पावर, ठीक है। तो ओके, तो भाई ये आपकी वॉल्यूम ऑफ एटम हुई, इट इज अबाउट 10⁻15 टाइम्स देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, इसकी लिमिटेशन का और डायमीटर का। तो एटम का डायमीटर 10⁻5 टाइम ज्यादा होता है न्यूक्लियस के डायमीटर से, और जो एटम की वॉल्यूम है वो 10⁻15 टाइम ज्यादा होती है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। तो ये हमने कंपेयर कर लिया एटम और न्यूक्लियस की वॉल्यूम और उसका डायमीटर। तो क्या कंपैरिजन आया कि जो एटम का डायमीटर है वो 10,000 या 1,00,000 टाइम्स हैवी है किससे, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से, और सेकंड हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10⁻15 टाइम जाता है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और अगला टॉपिक हमारा होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में। तो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से लिखते हैं, एंड मास नंबर जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा ये होगा EZA। अब Z यहाँ पे क्या है, इट इज द एटॉमिक नंबर। E क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, और A यहाँ पे क्या है, मास नंबर है। A यहाँ पे मास नंबर है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और E यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। अब इसके आगे देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इन एन एटम। ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इन एन एटम, या आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल होगा तभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही मानते हैं, प्रोटॉन कभी कम ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जनरली एटॉमिक नंबर को इक्वल मानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल सिर्फ न्यूट्रल एटम में होगा, लेकिन अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है, चार्ज स्पीसीज नहीं है,
तो फिर आपका उस केस में एटॉमिक नंबर बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखो। नेक्स्ट टर्म है कि जो मास नंबर होता है रिप्रेजेंट बाय ए, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर बेटा किसके इक्वल होता है? मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन जो है वो निकलते हैं मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगला है न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम बराबर होता है न्यूक्लियन के। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने ये एलिमेंट लिया C614, तो इसमें Z की वैल्यू क्या है? 6, A की वैल्यू क्या है? 14। आपको पता है Z यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर है, A यहाँ पे क्या है? मास नंबर है। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? 6 है, क्योंकि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 6 ही है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे 6। और अब इसमें निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर ए माइनस में जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो बताओ बेटा मास नंबर कितना है? यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 14 माइनस जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। तो 14 माइनस 6 क्या हो गया? 18। 14 माइनस 6 क्या हो गया बेटा? 8। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। साथ में पता कर लेते हैं एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का। न्यूक्लियन क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम आपका न्यूक्लियन के इक्वल होता है। और साथ में आपको ये बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, लिमिटेशंस और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और ये सब टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद कुछ जनरल डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडायस्फीयर्स क्या है। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे अब इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको यहाँ तक का करना है।